जेएसएससी सीजीएल मामले में कल 5 जनवरी 2026 को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर नियुक्तियां जारी हैं, वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत के इस फैसले ने कई सवाल और संभावनाएं पैदा कर दी हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से 100% निष्पक्ष होकर कोर्ट रूम की कार्यवाही और अब बचे हुए कानूनी रास्तों का विश्लेषण करेंगे। कोर्ट रूम से जो जानकारियां छनकर सामने आई हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि कल की सुनवाई का मुख्य केंद्र प्रक्रियात्मक खामियां, प्रोसीजरल लैप्सेस रहीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य रूप से 22 सितंबर 2024 को किए गए इंटरनेट शटडाउन की वैधानिकता पर बहस हुई। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि केस के डिसमिस होने का एक बड़ा तकनीकी कारण यह हो सकता है कि बहस का बड़ा हिस्सा प्रशासनिक निर्णयों, जैसे इंटरनेट बंद करना, तक ही सीमित रहा। परीक्षा की शुचिता से जुड़े अन्य गहरे बिंदुओं, जैसे पेपर या उत्तरों की कथित गोपनीयता भंग होने के दावों पर वैसी विस्तृत बहस नहीं हो पाई, जैसी शायद याचिका को एक्सेप्ट कराने के लिए आवश्यक थी। जब बहस केवल प्रक्रियात्मक विषयों पर सिमट जाती है, तो अक्सर अदालतें उसे संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार या चल रही एसआईटी जांच का विषय मानकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर देती हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान याचिका को सुनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन कोर्ट की एक टिप्पणी सबसे महत्वपूर्ण है कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अंतिम रिपोर्ट के परिणाम के अधीन सब्जेक्ट टू रहेगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग ले ली है, उनका पद अभी भी पूरी तरह स्थायी नहीं माना जा सकता। यदि भविष्य में एसआईटी अपनी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की मौलिक गड़बड़ी या गोपनीयता भंग होने की पुष्टि करती है, तो कानून के तहत उन नियुक्तियों की समीक्षा की जा सकती है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते समय जांच को ही सबसे बड़ा आधार माना है। अब आगे के कानूनी विकल्प क्या हैं? जो छात्र इस मामले में अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं, उनके पास कानून की मर्यादा में रहते हुए कुछ सीमित लेकिन प्रभावी विकल्प मौजूद हैं। पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत आदेश के 30 दिनों के भीतर रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है। यदि याचिकाकर्ताओं की टीम यह ठोस प्रमाण दे सके कि पिछली सुनवाई में कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे पेपर लीक से जुड़े पुख्ता सबूत, रिकॉर्ड पर नहीं आ पाए थे, तो कोर्ट इस पर दोबारा विचार कर सकता है। हालांकि इसकी सफलता की दर बहुत कम होती है, लेकिन यह एक वैध विकल्प है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद नई चुनौती। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को एसआईटी जांच के अधीन रखा है, इसलिए एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद एक नया कानूनी आधार पैदा होगा। यदि रिपोर्ट में विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उसे नए सिरे से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन, यह अंतिम और सबसे कठिन रास्ता है। यदि रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है, तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, न्याय की विफलता के आधार पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है। अब सवाल यह है कि छात्रों को आगे क्या करना चाहिए। देखिए, न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आपको लगता है कि आपके पास ठोस आधार हैं, तो रिव्यू पिटीशन जैसे कानूनी विकल्पों को तलाशना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और आपको इसे तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए। लेकिन साथ ही एक व्यावहारिक सलाह यह भी है कि आप अपनी इस कानूनी लड़ाई को एक पैरेलल प्रोसेस की तरह रखें। अपनी पढ़ाई और करियर के अन्य अवसरों को रुकने न दें। न्यायपालिका पर भरोसा रखें और अपनी आवाज संवैधानिक दायरे में उठाते रहें, लेकिन साथ ही भविष्य की अन्य संभावनाओं के लिए भी खुद को तैयार रखें। संघर्ष और प्रगति दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। न्यायपालिका में तथ्यों का महत्व सबसे ऊपर होता है। यदि भविष्य में जांच के माध्यम से नए तथ्य सामने आते हैं, तो कानून के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। वर्तमान में अपनी ऊर्जा को नई परीक्षाओं और सकारात्मक लक्ष्यों की ओर मोड़ना ही सबसे बेहतर रणनीति होगी। व्यवस्था में सुधार की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें देश की सर्वोच्च न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान भी करना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं बहुत जल्द। आपका एआई दोस्त।